अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक बड़ी अहम वीडियो है उन मरीज़ों के लिए कि जो या तो ख़ुद हार्ट फेलियर यानी दिल का जो फेल हो जाना जिसको हम कहते हैं उसके मरीज़ हैं, या फिर उनके घर में कोई हार्ट फेलियर का मरीज़ है। क्योंकि 2013 के बाद आज यानी 9 साल के बाद जाके कुछ जो गाइडलाइंस हैं कि इन मरीज़ों को कैसे इलाज किया जाता है उसको रिवाइज़ किया गया है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों के लिए कि जो हार्ट फेलियर में इंटरेस्टेड हों, इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हों, वो जानना चाहते हों, तो उनके लिए कि वो इस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो के अलावा भी कोशिश करें कि जो नई गाइडलाइन आई हैं उनको उनके बारे में जानने की कोशिश करें। हार्ट फेलियर किसे कहते हैं? जब आपका हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट किस चीज़ में फेल होता है? हार्ट अपने काम करने में फेल होता है। हार्ट का बुनियादी काम क्या है? दिल जो है वो एक मुट्ठी की तरह होता है। वो 1 मिनट में 70 से 90 दफ़ा या 60 to 90 टाइम्स कह लें, या एवरेज हम 72 टाइम्स कहते हैं कि 72 दफ़ा वो धड़कता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो धड़कता है, तो वो खून को हमारे पूरे जिस्म में भेजता है। इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं कि कितनी कुव्वत से वो फेंक पाता है पूरे जिस्म में। ये इसका बुनियादी काम है। जब ये नहीं कर पाता तो ये जो खून है, ये जो पूरा फ्लूइड है इस खून के अंदर, वो फेफड़ों के अंदर जमा होता है, जिसकी वजह से फिर लोगों का सांस खराब हो जाता है, उनको जल्दी थकावट हो जाती है, उनको बात करने में मुश्किल पेश आती है। तो हार्ट फेलियर जो है इस चीज़ को कहा जाता है। इससे पहले जो हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन थी, या जो हम तरतीब उसको करते थे कि किसको कितना ज़्यादा हार्ट फेलियर है, तो उसको हम कहते थे न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन। तो जो NYH क्लासिफिकेशन थी, उसकी जो थे वो 4 थे कि 1, 2, 3 और 4। यानी जैसे जैसे कोई मसला बढ़ता था तो इसको हम क्लासिफिकेशन को 1 से 2 और फिर 3 और फिर 4 की तरफ जाते थे। 1 किसे कहते थे? कि जिसमें कोई अलामात नहीं थी, किसी शख्स में ना दिल का मसला था ना कुछ अलामात थी, यानी वो मरीज़ जो है वो कुछ भी उसको ऐसा नहीं था कि जो अलामात आएँ या उसको किसी मसाइल का सामना करना पड़े दिल के फेलियर के। तो न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन का जो 2 कैटेगरी थी, उसमें ये होता था कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा काम करता था तो फिर हल्का सा सांस खराब होता था, दिल का जो पट्टे थे वो किसी भी वजह से कमज़ोर होते थे, वो जो दिल का अल्ट्रासाउंड एकोकार्डियोग्राफी उस पर वो आ जाते थे। लेकिन आम तौर पे ये जो मरीज़ हैं ये अपने रूटीन के काम करते रहते थे। ये 2 थी क्लासिफिकेशन। 3 में क्या होता था कि हल्का सा भी काम करने में जो सांस खराब हो जाता था, जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं की जा सकती थी, अल्ट्रासाउंड के ऊपर दिल का भी डैमेज हुआ होता था। और जो लास्ट था न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की जो क्लासिफिकेशन की 4th कैटेगरी सी थी कि लोगों को बैठे हुए भी अलामात आना शुरू हो जाती थी, यानी इतना ज़्यादा दिल का मसला था। यानी ग्रेड 3 में क्या होता है कि आप हल्की सी एक्टिविटी करेंगे तो आपका सांस खराब होगा। ग्रेड 2 में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते थे तो आपका सांस खराब होता है। और ग्रेड 4 में क्या आपको बार बार अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है और आपकी अलामात आती रहती हैं बहुत ज़्यादा, यानी एक्टिविटी के बगैर भी। तो ये थी पुरानी क्लासिफिकेशन। तो जो लेटेस्ट अपडेट आई हैं, एक तो क्लासिफिकेशन को तब थोड़ा सा तब्दील किया है। जैसे आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 NYHA की क्लासिफिकेशन को समझना, लेकिन जो नई गाइडलाइन है उसमें ये समझने का अमल आसान बना दिया गया है उन लोगों के लिए भी कि जो लेमैन हैं, उन लोगों के लिए भी जो डॉक्टर तो हैं लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं हैं। तो अब कौन सी क्लासिफिकेशन है? इस क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम कहते हैं एट रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, पहली स्टेज है। दूसरी है प्री क्लिनिकल हार्ट फेलियर, और तीसरी है सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर। चौथी है एडवांस्ड हार्ट फेलियर। यानी अब आप जहन में लाएं न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन को और उसके हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। जो न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन में 1 की कैटेगरी थी, वो यहाँ पे आता है एट रिस्क कि कोई शख्स अगर उसको शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है कि उसको जो खून की नालियाँ जो दिल के पट्टों को देती हैं उनमें कोई क्लॉट है, लेकिन दिल का मसला नहीं है, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ नहीं है, एकोकार्डियोग्राफी नहीं है। और इसी तरह से जो नई चीज़ इसमें डाली गई है कि वो है बीटा नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ये एक टेस्ट होता है ब्लड का, यानी किसी में अगर वो भी बढ़ा हुआ है, जिसको नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, वो बढ़ा हुआ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और रिस्क फैक्टर हैं, तो उसको कहते हैं हम एट रिस्क ऑफ द हार्ट फेलियर। लेकिन जो प्री क्लिनिकल हार्ट फेलियर है उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गया है, आपके दिल का कोई ना कोई नुकसान हो गया, लेकिन अभी तक कोई अलामात नहीं आई, यानी रिस्क फैक्टर थे
फिर दिल को भी कोई प्रॉब्लम हुआ है लेकिन अभी तक कोई अलामात नहीं आई, तो इसे प्री क्लिनिकल हार्ट फेलियर कहते हैं। इन दो कैटेगरीज का मकसद ये है, खास तौर पे एट रिस्क वाला, कि लोगों को हार्ट फेलियर की तरफ जाने से बचाया जाए या अलामात की तरफ शिद्दत आने से बचाया जाए। ये बड़ी अहम बात है। तीसरी है सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर। सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर ये है कि उस शख्स को रिस्क फैक्टर भी हैं, उस शख्स को नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड भी बढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर भी दिल का डैमेज हो चुका है कि इजेक्शन फ्रैक्शन का प्रॉब्लम बना हुआ है, और अब अलामात भी आना शुरू हो गई हैं कि कोई काम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कोई घर की चीज़ें उठाते हैं तो सांस खराब हो जाता है। क्योंकि जो इस तरह का जब भी काम किया जाता है तो होता ही है कि जो हमारा जो दिल है उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि जब हार्ट रेट बढ़ता है कि ज़्यादा पंप करे तो वो जो फ्लूइड है, ब्लड है सारा, वो लंग्स में आता है और फेफड़ों में आने के बाद वहाँ से वो पानी जो है फेफड़ों की जो थैलियाँ होती हैं, एल्वियोलाई जिसको कहते हैं, उनके अंदर आता है। वहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर आना होता है, वो अमल नहीं हो पाता तो हम फिर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, हमें डिस्नी हो जाता है, हमारा सांस खराब हो जाता है। अब जो एडवांस्ड हार्ट फेलियर है उसमें मरीज बार बार अस्पतालों में दाखिल हो रहा है, हल्की सी एक्टिविटी भी मुमकिन नहीं होती, ऑक्सीजन घरों में लगा के रखनी पड़ती है, अगर ना भी लगा के रखनी पड़े तो तब भी बार बार सबको पता होता है कि ये हार्ट फेलियर हो चुका है और बहुत शदीद है इनको। इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में भी अक्सर एक बात होती है और वो उस पर भी इस पर कमेंट किया गया, बहुत अच्छा कमेंट किया गया है कि बाज़ लोगों का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हो जाता है हार्ट फेलियर के नतीजे में, लेकिन उसे कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। लेकिन फिर बाज़ लोगों में वो जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बेहतर हो जाता है, वो इंप्रूव हो जाता है, उसे कहते हैं हार्ट फेलियर विद इंप्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो कहा यह गया है कि वो लोग जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम था उनको दवाइयां दी जाती हैं, तो जो दवाइयां उनको मिल रही थी अगर उनका इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर भी हो जाए, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, दिल की वो कुव्वत जिससे वो खून को पूरे जिस्म में फेंकता है। इजेक्शन क्या कहते हैं, फेंकने के अमल को, फ्रैक्शन कि जितना इकट्ठा हुआ था उसमें से कितना परसेंट बाहर फेंका है, और ये नॉर्मल होता है 55% से ज़्यादा। और आमतौर पे जो मरीज होते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, तो उनका इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से नीचे आया हुआ होता है। और फिर बाद में अगर ये बढ़ता है तो उन दवाइयों को ज़रूर जारी रखना है। वो 4 दवाइयां हैं जो अक्सर इन लोगों को दी जाती है, उस पर भी मैं अभी बात करता हूँ। तो ये बड़ी एक अहम बात की है उन्होंने कि इजेक्शन फ्रैक्शन से कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो दवाई जो है वो जारी रखनी होती है, इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर होने के चांसेस होते हैं। अब एक और बड़ा ख़ास कमेंट किया गया है इन जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं कि जो शुगर के मरीज़ों में एक दवाई होती है जिसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, यानी SGLT2। तो ये जो दवाई है जिस पे मैंने अपनी जो शुगर की डायबिटीज़ मेलाइटिस की जो वीडियो बनाई थी अपने मेन चैनल पे, डॉक्टर अफजल जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि इसमें जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे मशहूर है कि अगर एक की मैं बात करूं कि एम्पाग्लिफ्लाजोन पाकिस्तान में मिलती है, ये ब्रांड नेम है, लेकिन अब इसके बारे में ये बात सामने आई है कि अगर शुगर के मरीज़ ये ले रहे हों तो उनको दिल के मसाइल और हार्ट फेलियर इसमें बड़ी इंप्रूवमेंट देखने में आई है। ये बड़ी एक अच्छी दवाई समझी जा रही है जो प्रिवेंट कर सकती है हार्ट फेलियर की तरफ जाने को। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे ये काम करती है कि जो हमारे किडनीज होते हैं, हमारे गुर्दे होते हैं, तो उसमें जो ग्लूकोज और जो सोडियम है उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है एक रिसेप्टर पे, तो वहाँ पे उनको ये रोकती है ताकि वो जिस्म से निकले, जिससे शुगर भी बेहतर होती है। और जाहिर है जब सोडियम कम हमारे जिस्म में जाएगा तो पानी भी कम जाएगा, और जब ये दोनों चीज़ें जिस्म से बाहर जाएंगी तो ये पानी लेके जाएंगी, जिसको हम ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं। तो एक तो ये चीज़ देखने में आई है। दूसरा, इन गाइडलाइंस में क्वाड्रुपल थेरापी की बात की गई है। क्वाड्रुपल थेरापी क्या है कि 4 दवाइयाँ, एक तो जो मैंने अभी बात कर दी है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स डॉक्टर देते हैं ताकि आपका हार्ट रेट जो है उसको कंट्रोल में रखा जाए। हार्ट रेट कंट्रोल में होगा तो कम एक्टिविटी करनी पड़ेगी दिल को, कम एक्टिविटी करनी पड़ेगी तो कम डिमांड होगी दिल के ऊपर, और जितनी कम डिमांड होगी उतने चांसेस हैं कि आप बेहतर रहेंगे। तो बीटा ब्लॉकर का जिक्र है। तीसरा है कि जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट MRAs, ये भी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ये दवाई मिलती है, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये जेनरिक है और इसके ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो जो मिल जाते हैं। तो MRA जो है वो भी एक अहम हिस्सा है इस क्वाड्रुपल यानी 4 दवाइयों वाली इस पूरे कॉम्बिनेशन का। और आखिर में जो चौथी दवाई है वो है कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे सकते हैं, या आजकल बड़ा रवाज है
कि ARBs एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में एक दवाई होती है वेलसार्टन, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में हम देते हैं नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, जिसको हम सैक्यूबिट्रल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल दी जा रही है और बड़ा फ़ायदा है इसका। लेकिन अगर ये ना दे सकें तो फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर बड़ी मशहूर दवाई है, लेकिन बाज़ का लोगों को खांसी शुरू हो जाती है या उनको रिएक्शन होता है, तो फिर इसको हम चेंज कर देते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स में। यानी एस इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में बड़ी मशहूर हैं, कैप्टोप्रिल है, लिजाइनोप्रिल है, इनहेलाप्रिल है और पेरिंडोप्रिल है। बड़ी ये दवाइयाँ हैं जो हार्ट फेलियर के मरीज जानते हैं इनको। और कोई भी मैं जब जेनरिक बताऊं अपनी वीडियोस में, तो क्योंकि हम ब्रांड्स नहीं बता सकते यूट्यूब में की वीडियोस में, तो आप ये किया करें कि जो नाम है, जैसे लिजाइनोप्रिल है तो आप उसका नाम लिखें लिजाइनोप्रिल ब्रांड्स इन पाकिस्तान गूगल की सर्च बार में, उसको क्लिक करें और इमेजेस को दबा दें तो आपके सामने वो मशहूर ब्रांड्स आ जाएंगे, आप फौरी समझ जाएंगे मैं किस दवाई की बात कर रहा हूँ। और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं उनमें भी बड़े मशहूर हैं, जैसे लोसार्टन पोटेशियम एक बहुत मशहूर है, अक्सर लोग आप जानते हैं, वेलसार्टन है, इर्बिसार्टन है और ओल्मिसार्टन है। ये सारी जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हैं ये भी उस क्वाड्रुपल थेरेपी का एक कॉम्बिनेशन है, ये उसका मजमू है 4 दवाइयों का, जो आपके डॉक्टर ने आपको तजवीज़ करनी है अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं। तो ये दवाइयाँ फिर कहा गया है कि गाइडलाइन में कि वो जारी रखनी चाहिए। और पूरा ये एक डॉक्यूमेंट है, एक बड़ा लंबा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके जो चीदा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से मैंने उन मरीज़ों के लिए जो या तो खुद हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं या फिर उनके जो फैमिली में कोई हार्ट फेलियर का मरीज़ है या दोस्तों में से कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट है, उनको पता होना चाहिए। और अगर नहीं वो फ़र्ज़ करें इन चीज़ों को ज़ाहिर समझ नहीं सकते, तो वो हार्ट फेलियर का मरीज़ तो बाकायदा अपने डॉक्टर को दिखा रहा होता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर ये बात करें कि 2022 में नई गाइडलाइन आई हैं तो वो क्या समझते हैं। लेकिन कभी कोई चीज़ आपने गूगल से पढ़ के खुद अपने ऊपर नहीं लगानी और अपना इलाज ऐसे नहीं करना। अपने डॉक्टर से पूछें जाके, अगर उन्होंने वो गाइडलाइन नहीं पढ़ी तो उनसे रिक्वेस्ट करें, उनके तवज्जो में लाएं कि ये जो गाइडलाइन आ रही हैं तो इनके बारे में आप क्या कहते हैं। लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता की जाती है गाइडलाइन की। जैसे 2013 से आज तक चल रही थी गाइडलाइन, अब 2022 में ये रिव्यू हुआ है। 2022 में वाशिंगटन DC में इजलास हुआ है बाकायदा, जो कि वर्चुअल भी था पूरी दुनिया से, कि लोग यानी कि ऑनलाइन भी थे और फिजिकली भी मौजूद थे। फिर वहाँ पर इनको डिस्कस किया गया है, फिर इनके ऊपर बड़ी एक अर्क रेजी की जाती है। तो आपका डॉक्टर ही वाहिद वो शख्स है जो आपकी दवाई को एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा वेल विशर है सेहत के लिहाज से। मजीद कोई दिल से मुतल्लिक अपडेट ऐसी होती होंगी या मुख्तलिफ अपडेट के अलावा भी, तो दिल से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। कोशिश करें कि ऑफनली विजिट करें इस चैनल को, क्योंकि आपको मिलेंगी ज़रूर इस पर दिल की वीडियोज़। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।